यस, नो मोशन का मतलब होता है कि उनका कोई भी मोशन नहीं है, यानी कि जो भी जीवित रहता है वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जब आदमी मर जाता है या जीवित नहीं रहता है, उस केस में क्या होता है कि उनका कोई भी मोशन नहीं होता है, यानी कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे पता चले, जैसे हिल नहीं रहा है एक केस में, वो समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। मोशन का मतलब होता है किसी भी तरह का अगर एक्टिविटी हो रहा है, अगर आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो एक तरह का मोशन होता है, हर एक चीज। ठीक है, तो वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पर कोई मोशन वो नहीं कर रही है। कौन नहीं कर रही है? लूसी नहीं कर रही है, क्योंकि उनका अब डेथ हो गया है। तो वो अब एकदम चेयर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या फोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो वो फ्रिक्शन होता है, वो फोर्स होता है। तो उनका अब कोई फोर्स नहीं रह गया है, मोशन नहीं रह गया। इसका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से ये कहना चाह रहा है पोएट कि आपका अगर कोई भी मोशन होता है, मोशन यानी कि अगर कोई जीवित इंसान है, यानी कि लूसी जब जिंदा थी तो उनका जो पार्ट रहता था, जो वो करती थी, जो काम वो करती रहती थी, आसपास उनके रहती थी विलियम के, तो उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें शायद ये वो उस चीज को ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, कि लूसी उनके पास हमेशा रहेगी, उनका ख्याल रखती रहेगी, जो भी काम वो करती हैं वो हमेशा करती रहेंगी। ठीक है, और अब उनका कोई भी इमोशन नहीं है। इसका मतलब कि अब वो क्योंकि चली गई हैं उनके लाइफ से, विलियम की लाइफ से, उनका डेथ हो गया है, तो अब वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती है जो ये रिप्रेजेंट करे कि वो आसपास हैं उनके। ठीक है, यानी कि एक तरह से विलियम जो है वो कह रहे हैं कि वो अब मिस कर रहे हैं कि काश वो मेरे पास होती, जो वो काम करती थी, इधर उधर कुछ भी जो काम करती थी वो काम करते रहती। ठीक है, यही चीज जो है पोएट बोल रहा है इस लाइन में। नेक्स्ट लाइन है, शी नाइदर हियर्स नॉट सीज। कौन नहीं? शी यहाँ पर लूसी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं देख पा रही है? क्या नहीं देख पा रही है वो? क्या नहीं सुन पा रही है? जब वो जिंदा थी तो जैसे पोएट अगर उनको पुकारते थे तो वो सुन के आ जाती थी उनके पास। तो पोएट की आवाज या पोएट की जो पुकार है वो अब नहीं सुन पा रही है वो, और ना ही देख पा रही है कि वो बहुत ज्यादा उदास है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आपके साथ रहेगा, तो अगर आप उदास हैं तो उनके साथ आप वो आपके साथ आके बातचीत करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो ये सारी चीजें अब वो नहीं देख पा रही है, तो वो अब उनका दुख दूर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एक तरह से जो पोएट है वो उनको याद कर रहे हैं कि जब वो रहती थी तो यहाँ पर आसपास कुछ करती रहती थी, और अब वो नहीं कर रही है कुछ भी। इसका मतलब वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अब उनकी मौजूदगी को, मतलब एग्जिस्टेंस को वो मिस कर रहा है। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे यहाँ पर होंगे जो घर से हॉस्टल में रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको ये मिस करते होगे कभी कभार कि मम्मी आती थी तो वो उठाती थी सुबह सुबह, नाश्ता दे देती थी, कुछ आपकी हेल्प कर देती थी पढ़ाई में या कुछ भी समझने में, आपका मदद कर देती थी। आप अपने मम्मी का हेल्प कर देते थे बार बार जब भी कुछ बोलती थी करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप मिस करते हो, यानी कि एग्जिस्टेंस उनका मिस करने लगते हो कि काश वो यहाँ बस रहती, कुछ नहीं करती लेकिन कम से कम वहां पर रहती। और यही चीज जो है पोएट मिस कर रहा है लूसी के बारे में। क्योंकि लूसी अब नहीं आ सकती है, तो यही चीज रिप्रेजेंट की जा रही है इन दोनों लाइनों में। ठीक है, अभी समझ में आ गया? ये दोनों लाइन क्लियर हो गया? किसी को भी इन दोनों लाइनों में डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन किसी ने पूछी है, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 इज दिस वन, शी सीम्स थिंग अ थिंग दैट कुड नॉट फील। इसका मतलब कि यहाँ पर उनको कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि लूसी मुझे ऐसी लगती थी जो कुछ फील नहीं कर पा रही है, यानी कि आफ्टर हर डेथ, जब वो डेथ कर गई हैं, उसके बाद वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही हैं, या फिर वो एकदम मोशनलेस हो गई हैं। ठीक है, मतलब वो ना तो उनको पेन हो रहा है, ना तो उनको कुछ हो रहा है, मतलब
अगर उनका यहाँ पर कुछ फीलिंग रहता था जो लूसी का, जो लूसी फील करती थी, जैसे अगर नाराज होती थी तो वो विलियम को बताती थी, गुस्सा होती थी तो विलियम को बताती थी, वो सारी चीजें वो मिस कर रहे हैं, सॉरी वो मिस कर रहे हैं कि अब वो चीजें वो फील नहीं कर सकते हैं, उस चीज को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लूसी जो है अब वो मोशनलेस हो गई है, वो डेथ हो गई है। तो वो क्या चीज फील कर पा रही है सिर्फ। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन कंबाइन करके अगर देखा जाए, शी सीम्स अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। इसका मतलब कि वो ऐसी चीज थी जो उनको लगता था जो अर्थ को कभी टच नहीं करेंगी ईयर्स तक। यानी कि इन दोनों लाइनों में ये सेंटेंस जो है, पोएट ये कहना चाह रहा है कि उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि लूसी जो है वो डेथ कर जाएंगी और डेथ करने के बाद अर्थ में बरी कर दी जाएंगी। यानी कि टच ऑफ अर्ली ईयर्स का मतलब ये है कि सालों साल वो, उनको कभी भी नहीं लगा था कि बहुत साल बीत जाने के बाद उनको लगा था कि शायद उनकी डेथ हो, लेकिन अभी उनको ऐसा नहीं लगा था कि वो सालों तक अर्थ में समा सकती हैं या अर्थ में समाएंगी। उनको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये जो नो ह्यूमन फियर है ना, इसी के आगे बताया गया है कि किस चीज का ह्यूमन फियर उनको नहीं था। नो ह्यूमन फियर मतलब उनको कोई भी ऐसा फियर नहीं था जो एक्चुअल में इंसानों को लगता है डर। ठीक है, अपनी डेथ से किसी को खो देने की डर, ये चीज उनमें नहीं थी, विलियम में ये चीज नहीं थी। लेकिन किसके लिए नहीं थी? उनका जो लूसी लूसी थी, लूसी के लिए नहीं थी। लूसी के लिए उनको लगता था कि वो हमेशा बहुत साल बाद वो शायद कभी उनका डेथ होगा, अभी अभी इतना जल्दी नहीं होगा। यस, कीप योर माइक म्यूट प्लीज। ठीक है, तो यही चीज इन दोनों लाइनों में समझाई जा रही है कि सालों साल तक वो डेथ नहीं करेंगी, वो हमेशा उनके पास रहेंगी, ऐसा पोएट को लगता था। ठीक है, यस इट माइट रिप्रेजेंट अर्ली डेथ, बट द थिंग इज यहाँ पर स्पेसिफिक एज नहीं बताई गई है, तो आप अर्ली डेथ नहीं बता सकते। हो सकता है कि वो सोचते हैं वो 50 साल की हो, फिर भी वो सोचते हो कि कम से कम 60 80 तक वो मेरे साथ रहेंगी, 100 साल तक मेरे साथ रहेंगी। जो भी रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनके प्रोस्पेक्ट से, विलियम के प्रोस्पेक्ट से जो है लूसी बहुत जल्दी डेथ कर गई। उनको डेथ नहीं करना चाहिए था अभी, उनका जो प्रोस्पेक्टिव था विलियम का। ठीक है, यस ये चैट बॉक्स में बच्चे इस तरह का मत लिखिए, आपको चाहिए होगा तो आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं मेरे ख्याल से, आप विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास। ठीक है, यहाँ चैट बॉक्स मैंने इसलिए ओपन करके रखा है ताकि आप अपने डाउट पूछ सकें, अगर आपका बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट हो रहा है तो, या ऑडियो में दिक्कत हो रही है तो। यस, लाइन नंबर 7 and 8, आई होप लाइन नंबर 3 and 4 आर क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट होगा तो जस्ट आस्क मी अगेन एंड कीप योर माइक म्यूटेड, नो डिस्टर्बेंस इन द क्लास। 7 and 8 जो है यहाँ पर 7 and 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, अलग अलग मत करना इसको। ये सारा पोएम की लाइनें हैं, ये सभी इंटरकनेक्टेड है, आपस में इनका मीनिंग कन्वे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 8 लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लूसी जो है, क्योंकि लूसी को बता दिया गया है पहले क्या, कि उनके पास अब कोई इमोशन नहीं रह गया है, उनके पास अब कोई, वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि वो अब उनकी लाइफ में उनका प्रेजेंस मिस कर रहे हैं। लेकिन अब वो कहाँ है? अब वो अर्थ के साथ रोल कर रही हैं। अर्थ जो अपने ड्यूरेनल फोर्स से रोल करता है, जो एक्सिस से रोल करता है, उनके साथ वो रोल कर रही हैं, जैसे कि रॉक, स्टोन और ट्रीज करते हैं। ठीक है, उनका जो बॉडी है, क्योंकि वो बरी कर दिया जाता है, जैसे क्रिश्चियंस में रिचुअल है। ठीक है, तो डेथ करने के बाद उनको कॉफिन में बरी कर दिया जाता है अर्थ में। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, विलियम जो है ये बता रहे हैं कि लूसी जो है वो अर्थ के साथ एक हो गई है, मतलब नेचर में मिक्स हो गई है। और जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस से रोटेट करता है, वो भी अर्थ के साथ रोटेट कर रही हैं, जैसे रॉक और स्टोन्स और ट्रीज करते हैं। ठीक है, द थिंग इज कि यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है बस, कि क्वेश्चन क्योंकि ऐसा पूछता है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा है पूछते हुए, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अर्थ मतलब लूसी को ये बताया गया है कि लूसी जो है वो अर्थ के ड्यूरेनल फोर्स के साथ रोटेट करती हैं। तो उनको कंपेयर किया गया है रॉक, स्टोन और ट्रीज से।
तो अर्थ के जितने लोग हैं वो भी तो रोटेट कर रहे हैं अर्थ के एक्सिस में, तो उनके साथ क्यों नहीं कंपेयर किया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए बार बार समझा रही हूँ। रॉक, स्टोन और ट्रीज जो है उनको एज ए इसीलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि लूसी जो है वो डेथ कर गई है, ठीक है, और उनका कोई सोल नहीं है, ठीक है, जो लूसी है उनका कोई सोल नहीं है, जैसे कि रॉक का नहीं होता है, स्टोन का नहीं होता है, ट्रीज का नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पत्थर को चाहो कि पत्थर खुद हिल जाए तो वो अपने से नहीं हिलेगा, आपको हिलाना पड़ेगा। स्टोन हो, रॉक हो, पेड़ आप खुद काटते हैं वो अपने आप से सिर्फ ग्रो करते हैं एक ही जगह खड़े रहकर, राइट। तो उसी तरह ये चीजों जो ये नेचुरल चीजें जो हैं जो आपको जो एग्जिस्ट करती हैं नेचर में लेकिन उनका कोई सोल नहीं होता है, इसीलिए लूसी की डेड बॉडी को उनसे कंपेयर किया गया है क्योंकि उनमें भी अब सोल नहीं रह गया है, वो भी अब जिंदा नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ह्यूमंस नहीं लिखने की बजाय उन्होंने रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज के साथ कंपेयर किया है कि वो लोग की तरह लूसी भी जो है अब अर्थ के एक्सिस पे जैसे रोटेट करता है और उसी के साथ वो भी रोटेट करती हैं। रोल्ड अराउंड का मतलब होता है रोल्ड अराउंड या फिर रोल्ड अराउंड का मतलब इस तरह जो आप जैसे आपने बचपन में कभी खेला होगा मिट्टी में, तो आप ऐसे रोल रोल करके जो खेलते थे, ठीक है, उसी को रोल्ड अराउंड कहते हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो ये है कि अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अब क्योंकि लूसी जो है वो अर्थ के अंदर बरी हो चुकी हैं तो वो भी उनके साथ रोटेट करेंगे, अर्थ के साथ रोटेट करेंगे, ठीक है। अब लाइंस क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन किसने क्या क्या भेजा है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मैम ये ड्यूरनल कोर्स मतलब क्या होगा, मीनिंग इसका? ड्यूरेनल कोर्स मतलब, सिर्फ अगर ड्यूरेनल कोर्स लिखोगे इसका मतलब जो चीजें हर दिन होती हैं, ठीक है, दिनचर्या, ठीक है, थिंग्स दैट हैपन एवरी डे, उसको कहते हैं ड्यूरेनल कोर्स। अर्थ ड्यूरेनल कोर्स रिप्रेजेंट करता है इसके एक्सिस पे जब वो घूमता है, जब आपकी दिन और रात होती है जो कि किसी भी रीजन से रुकता नहीं है, उसे हम अर्थ ड्यूरेनल कोर्स कहते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भेजते हैं। मेन थीम मैंने डिस्कस किया था, हु कैन टेल मी, रेज योर हैंड, मेन थीम ऑफ दिस पोएम, रेज करिए हैंड। यस छोटू बोलो। मैम बोले कि लड़का बर्ड्स जो है ना कब मतलब लिखा गया था ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्या? लिरिकल बैलेट्स मैम कब मतलब लिखा गया ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, लिरिकल बैलेट कब लिखा गया था? लिरिकल बैलेट पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन ये पोयम कब लिखी गई थी ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, लिरिकल बैलेट हो सकता है कि नहीं आए क्योंकि उससे आपका रिलेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया गया कि ये उनमें से एक है। ये पोयम एग्जैक्टली कब लिखी गई थी, या हो सकता है कि सिमिलर केसेस में पूछा जाए आपको, तो वो पूछा जा सकता है आपको कि ये पोयम किसने लिखी और कब लिखी। तो किसने लिखी आपको आंसर पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं ऑलरेडी। अगर आ भी जाता है, अगर सिंपल करने के लिए वो रहते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप बस वो ईयर याद करिए जब इस पोएम को लिखा गया था। मैंने डेट्स मैं बताई ना कौन से आपको ध्यान रखनी है। देखो, अगर कोई डेट आएगा क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 डेट्स आ सकती हैं। पहला इसमें आपका बर्थ डेट आ सकता है पोएट का, ठीक है। इसमें ये बहुत कम आएगा, ठीक है, बहुत कम केसेस है कि बर्थ डेट पूछा जाएगा। केसेस डेट क्या पूछने के होंगे कि किस टाइम ये पोएम लिखी गई है, कोई भी पोएम, लव हो, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस हो, या बाकी पोएम्स जो भी हैं, कब ये पोएम लिखी गई है और कब पब्लिश हुई है, यानी कि कब छापी गई है किताब में। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों डेट्स को आप ध्यान में रखिए। जिसमें भी बताया है मैंने, नहीं बताया है तो मैं बता दूंगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों डेट आप खुद भी खोज के रख सकते हो किसी भी पोएम का कब। हाँ बोलो। पोएम कब लिखा गया ये वाला लिखा दीजिए ना, कहाँ लिखा है ये? ठीक है, राइट, ओके, यस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम? ये चीज मैंने बताई भी थी लास्ट क्लास, हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, बहुत बच्चों ने आंसर भी किया था।
What did the poet realize? Yes, Prince. मैम चैट बॉक्स में सेंड कर दिया, फिर भी बोल देते हैं। मेन थीम ऑफ पोएम इज दैट एवरीवन हु केयर्स अबाउट अस वी डू नॉट पे अटेंशन एज ही या शी डिजर्व and then she and he left, then we realized how important. Yes, बेसिकली आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइफ बहुत ही छोटी है, तो आपके साथ जो भी है, जो आपका केयर कर रहा है, आप भी उनकी केयर करें, आप उनको ग्रांटेड ना लें, ठीक है। तो और जो भी चीजें हैं वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब कभी भी आपसे अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ रहे, तो उन सब चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज? पोएट ने रियलाइज ये किया कि उन्होंने लूसी को हमेशा ग्रांटेड लिया। लूसी को कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो उन्हें छोड़ के जा सकती है, या वो उन्हें 1 मिनट वो उन्हें कभी भी अलग हो सकती है उनसे, ठीक है। तो उन्हें वो ग्रांटेड लेते थे हमेशा, और जब वो चले गई उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी उनके लाइफ में, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? रेज योर हैंड। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इसका चैप्टर का? ऑलराइट, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है पोएम एनालिसिस। सब कोई लिखने का ट्राई करिएगा, ठीक है। अपने पास लिख के रखिएगा ताकि आपको पता चले, अगर मैं सेंड कर भी दे रही हूँ इसका एनालिसिस, तो आपको पता चले कि आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा, क्योंकि आप अपना आंसर जो है वो चेक नहीं करते हैं, ठीक है। आपका आंसर जो है वो चेक नहीं करने की वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर लिखने में आपको बहुत दिक्कत आती है, मैंने आंसर शीट पढ़ी है, मुझे पता है कि किस तरह आप लिखते हैं आंसर। तो आपको आंसर लिख के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस लिखना है खुद से। जब मैं एनालिसिस भेजूंगी आपको चेक करना है कि एनालिसिस मैंने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये आप रीचेक करेंगे खुद से, ठीक है। एंड यस, सो दिस पार्ट इज ओवर। तो अगर किसी को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो फिर नेक्स्ट पोएम मैं फिर स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पोएम अभी आपकी बहुत सारी और बची हुई है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट see if I can share this document from here. ये भेज दीजिएगा, कब लिखा गया था वो। ठीक है। हाँ मैम, ये विद एसटी कॉलेज के साथ जो लिखा गया था उसका नाम क्या था मैम, पूरा नाम? बच्चे ये सब चीजें तो आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो ना कि पूरा नाम क्या था। ओके, थैंक यू। ये सब चीजें ना आप खुद से भी ट्राई करिए कि खोजना, ठीक है। आपको आएगा ये सब चीजें तो आप खुद भी खोज सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो सब कुछ लिख के दे ही देती हूँ आपको, खुद से भी आप पढ़ने का कोशिश करिए। ओके, लेट्स सी इफ आई कैन शेयर दिस फ्रॉम हियर। इसके जो भी लाइट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लास्ट क्लास दे दिए थे, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आई विल सेंड इट आफ्टर विद द एनालिसिस इटसेल्फ, ठीक है। एनालिसिस के साथ ही मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो इज इट फ्लिकरिंग? चलिए, बहुत ज्यादा फ्लिकर तो नहीं कर रहा है, नहीं बहुत ज्यादा कर ही रहा है। गिव मी अ मिनट, आई हैव टू शेयर इट विद द अदर डिवाइस। यस, तो ये जो पोएम है, नेक्स्ट जो पोएम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। ये पोएम भी एक तरह से एक सैड पोएम है, ठीक है। किसी की डेथ पे लिखी गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। गिव मी अ मिनट। एंड जो भी क्वेश्चंस मैं लिखवाती हूँ और एनालिसिस जो मैं बता रही हूँ, बोलते बोलते जब मैं समझा रही होती हूँ उस टाइम थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप खुद भी लिखने का ट्राई करें, उसको नोट्स बनाने का ट्राई करें।
Okay, so let me share this here. Yes, नेक्स्ट जो हमारी पोएम है दैट इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में लिखी गई है। एक ही स्टोरी कैसे हुआ, मैंने पोस्ट मास्टर भी पढ़ा दिया, सेल्फिश जायंट मैंने खुद दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, तो एक ही स्टोरी कैसे खत्म हुआ आपका? तीन ही तो स्टोरीज हैं आपकी, तीन ऐसे हैं आपके, एक ड्रामा है और इतने सारे पोएम्स हैं। हाँ, यस, सो दिस पोएम, ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी। ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन जो थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका मिडिल नेम में लॉर्ड लिखा हुआ था, दैट मीन्स ये रॉयल्टी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, दैट मीन्स जो ब्रिटिश में था वहां पर टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, ड्यूक वाला टाइटल दिया जाता था, वाइकाउंट वाला टाइटल दिया जाता था, अर्ल वाले टाइटल दिए जाते थे। इनमें से किसी एक फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो बेसिकली ही वाज बोर्न इन रॉयल्टी इन अ वेरी वेल्दी फैमिली, तो इसीलिए इनके नाम के आगे नाम में लॉर्ड लगा हुआ है। तो अल्फ्रेड टेनिसन इनका नाम था। ये पोएम जो इन्होंने लिखी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये लिखी है 1835 में। पब्लिश इनको किया गया था इस पोएम को 1842 में। और इसमें लिखा किसका, जो मैंने जैसे बताया आपको पहले भी, ये पोएम जो है ये अगेन एक डेथ के ऊपर लिखी गई है, सैडनेस के ऊपर लिखी गई है। किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है? ऑथर थे एक हेलम, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। अल्फ्रेड टेनिसन के एक दोस्त थे ऑथर हेलम, उनकी डेथ पे उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ठीक है, ये आपका बेसिक चीजें हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट पोएट रह चुके हैं ये। ठीक है, इनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाएगी, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक इंफॉर्मेशन आप जान लो कि लॉर्ड टेनिसन कौन थे, कहाँ से थे, ये सब चीजें मैंने बता ही दिया कि ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे पोएट रह चुके हैं। ठीक है, इनकी जो बेसिक पोएम्स हैं वो लिखी उन्होंने बहुत अर्ली लाइफ में, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 1835 में इन्होंने लिखी थी ये पोएम, और इनके साथ बहुत सारी पोएम लिखी थी, लेकिन पब्लिश बहुत लेट से किया गया है। 1842 में ये वाली पोएम पब्लिश हुई है, उसके बाद भी बहुत सारी पोएम पब्लिश हुई है इनकी, थोड़ा सा टाइम लगा है इनको, ड्यूरेशन बीच में लगा है लिखने के बाद पब्लिश करने में। और ये जो पोएम पर्टिकुलर है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये उनकी फ्रेंड के डेथ के बाद उन्होंने लिखी है, ऑथर हेलम है। ये पूछा नहीं जा सकता है बेसिकली, लेकिन इतना आप लिख सकते हो ऑप्शंस में, अगर मल्टीपल चॉइस में पूछ भी दिया गया कि किससे ये लिखी गई है, तो डेथ ऑफ हिज फ्रेंड पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर नाम पूछ दिया गया, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर भी दी हूँ कि अगर नाम मेंशन किया गया तो ये ऑथर हेलम उनका नाम था, जो इनके फ्रेंड थे अल्फ्रेड टेनिसन के, और उनकी डेथ की रीजन की वजह से यहाँ पर ये पोएम लिखी गई है। ठीक है, ओके, so let me just show you the poem and we can start reading it one by one. ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन इसको पढ़ने से पहले ये देखनी है आपको कि यहाँ पर जो सिनेरियो है, यानी कि जहाँ पर ये पोएम लिखी गई है या सोची गई थी पोएट के बारे में, वो एरिया जो था वो था एक, वो आपका सी बीच था। ठीक है, नदी के किनारे बीच पे वो बैठे हुए थे अल्फ्रेड, ठीक है, उदास बैठे हुए थे, और वहां पे उन्होंने जो चीजें ऑब्जर्व की, उन सभी चीजों को मिलाकर अपना एक तरीका आप बोल सकते हैं कि उनका ये एक अपना तरीका था ये बताने का कि उनका वो क्या फील कर रहे थे उस टाइम, उनको क्या तकलीफें हो रही थी या उनको क्या परेशानियां हो रही थी, क्या दुख हो रहा था उनके फ्रेंड के जाने के बाद। ये सब चीजें उन्होंने वहां पर जो भी चीजें उन्होंने देखी उसके बेसिस पे यहाँ पर एक पोएम लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। यस, प्लीज कीप योर माइक्स म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब इन बिटवीन। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हैंड रेस करेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? ऑलराइट, so starting here, break break break,
ब्रेक का मतलब यहाँ पर तोड़ना नहीं बोला गया है। बच्चे पोएम स्टार्ट ही भी नहीं की और अभी से तुम्हारे क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले पढ़ लो थोड़ा, उसके बाद से क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। और थोड़ा सा खुद भी आप पढ़ने का कोशिश करिए। आप लोग यहाँ इतने फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपका बोलो यू मैम। यस मैम। यस यू होता है, ठीक है। डाई जो है वो यू का ओल्ड इंग्लिश होता है, ठीक है। तो योर मतलब प्लीज को जो कह रहा है कि तुम्हारी ही जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स है, यानी कि सी की बीचेस होती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ रिलेशन बताया जा रहा है कि सी जो है उसकी जो बीचेस हैं उस पे जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स रखे हैं उन पर आके तुम अपनी जो वेव्स हैं वो गिराओ, ठीक है। यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बिकॉज इट इज मेकिंग अ साउंड, और यू कैन से इट इज मेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउंड व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्टोन, ठीक है। जो वेव्स हैं वो जब आके गिरती हैं समुद्र की जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर, तो एक साउंड क्रिएट करती हैं, ठीक है। और उस साउंड से जो है हमारे पोएट एक तरह से आप कह सकते हैं कि परेशान है, क्योंकि वो साउंड जो है वो सी भी निकाल पा रहा है, लेकिन जो पोएट है उनका साउंड नहीं निकल पा रहा है। किस लिए? एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, मतलब दिस थॉट दैट अराइज इन मी। उनका जो टंग है यानी कि उनका जो मतलब शरीर है, उनका जो मुंह है वो नहीं बोल पा रहा है। अटर का मतलब बोलना, उच्चारण करना, ठीक है। क्या यस क्या नहीं बोल पा रहा है? वो नहीं बोल पा रहा है जो थॉट्स उनके अंदर हैं, ठीक है। जो थॉट्स उनके अंदर से आ रहे हैं, जो सैडनेस वो फील कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए, जो थॉट्स वो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। और इसीलिए जो पोएट है वो कह रहा है कि बच्चे माइक म्यूट रखिए, आवाज बीच में नहीं इंटरप्ट करेगी। बोलना है तो आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। यस, तो यहाँ पर जो भी वॉइस है, ठीक है, वो अपने तकलीफों को वॉइस नहीं दे पा रहे हैं। वो बोल के नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है उनके दोस्त के चले जाने की वजह से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो सी की वेव्स हैं वो आए, और यहाँ पर जो भी आप जो सी कहना चाहता है, ठीक है, एक तरह से यहाँ पर सी को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जो कहना चाहता है अपने वेव के थ्रू वो कह पा रहा है, लेकिन मैं अपने थॉट्स जो हैं वो अटर नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं है यहाँ पर कोई भी इस रीजन में कोई भी प्रॉब्लम? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना। यस मैम। सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं। See, you can ask me right now, but the thing is कि एक बार पहले आप I represent the poet. पोएट खुद अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि वो अपने फ्रेंड को लेकर, वो जो अपना फ्रेंड है उसका जो डेथ हुआ है जिसकी फ्रेंड का, उनका यहाँ पर इतना दुखी है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है। मतलब वो अपने दर्द को जबान नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो तकलीफ वो झेल रहा है, जो दुख वो झेल रहा है, जो परेशानी उसे हो रही है अपने दोस्त के चले जाने के बाद, वो उस चीज को बोल के नहीं बता पा रहा है। तो वो कह रहा है कि जो समुंदर है, समंदर की जो लहरें हैं उसे कह रहा है कि तुम यहाँ आओ, और जो स्टोन है, जो पत्थर है ग्रे कलर का, उस पे तुम यहाँ पर गिरो, ताकि उससे जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो समझ रहे हैं पोएट कि सी एक तरह से अपनी व्यथा बता रहा है, या अपना जो भी यहाँ पर परेशानी है या जो भी सुख है दुख है वो सारा चीज इसी तरह से बताता है, जिस तरह उसकी वेव जब आकर स्टोन पे या उसके जो भी बीच है उसके ऊपर जब आके गिरती हैं, तो उस तरह वो उसका तरीका है बोलने का, ठीक है। समंदर का तरीका है बोलने का। तो वो उन्हें कह रहा है कि मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ अपना दर्द, लेकिन तुम यहाँ पर आके अपना तकलीफ मुझे बताओ। ये कहना चाह रहा है वो इस पैराग्राफ में। ये जो पूरा पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसमें ये कहना चाह रहा है पोएट कि मैं अपनी जो तकलीफ है, ठीक है, मैं अपनी जो तकलीफ है उसे नहीं बता पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, थॉट्स अराइज इन मी, मतलब मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं उन्हें
बोल नहीं पा रहा हूँ। आई वुड एंड आई वुड दैट माई टंग वुड अटर, मतलब वो विश कर रहे हैं कि काश मेरी अभी जो जबान है वो बोल सकती जो विचार मेरे पास हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो कम से कम तुम अपने आप जो भी बातें हैं वो मुझे आकर यहाँ पर अपनी वेव्स के थ्रू आकर यहाँ पर मुझे बताओ, ठीक है। कोल्ड ग्रे, कोल्ड मतलब ठंडा, ग्रे जो है यहाँ पर कलर रिप्रेजेंट किया गया है। स्टोन जो होती हैं बेसिकली आपके यहाँ पर बीचेस पे वो हमेशा ग्रे होती हैं, ठीक है, ब्लैक या ग्रे कलर की होती हैं। तो यहाँ पर ग्रे स्टोन का एक बीच रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कि आपने मुंबई बीच देखा होगा किसी ने कम से कम फोटो में, ठीक है। मरीन ड्राइव नाम की एक जगह है, उसमें वहां पर ग्रे स्टोन बड़े बड़े लगे हुए हैं समंदर के पास। उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उतना बड़ा नहीं या फिर उतना पूरा भरा पड़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जो बीच है वहां पर कोल्ड ग्रे स्टोन, मतलब कहीं कहीं वहां पर पत्थर लगे हुए हैं, पूरे नहीं लेकिन कहीं कहीं लगे हुए हैं, और जो समुद्र की लहरें हैं वो आके उसके ऊपर टकरा रही हैं, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आवाज जो क्रिएट हो रही है उससे वो बोल रहा है कि पोएट कि वो तरीका है सी का बात करने का हमसे, और मैं अपने तरीके से जो हमें इंसान को तरीका मिला गया है बात करने का, जो हम बोल पाते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, अपना जो तकलीफ है वो नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें कितना दुख हुआ है उनके दोस्त के जाने के बाद, ठीक है। अब समझ में आ गया ये पूरा पैराग्राफ? किसी को भी नहीं समझ में आया जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। यस हिमांशु, बोलो बच्चे, क्या नहीं समझ में आया थी? मैम फिर से एक बार समझा दीजिए ना। कोल्ड ग्रे। कोल्ड ग्रे स्टोन जो है यहाँ पर, कोल्ड ग्रे स्टोन जो है काला पत्थर है समुंदर के बीच पर, ठीक है, बीच मतलब किनारे पर काले पत्थर कहीं कहीं लगे हुए हैं, और वहां पर लहरें आके उससे बोल रहा है पोएट कि लहरें जो हैं समंदर की वो आके उधर गिर रही हैं। तो ये एक तरीका है कि समंदर जो है इसी तरह आवाज से बात करता है, उसके पास कोई और चारा नहीं है कि वो किसी और तरीके से बात करे। उसकी पानी की जब लहरें आती हैं वो जो आवाज करती हैं वही उसके बात करने का तरीका है, ठीक है। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि जो समंदर है या समंदर की जो लहरें हैं वो यहाँ आए और जो पत्थर है उसके ऊपर जाके गिरे, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर मेरा जो जबान है वो नहीं बोल पा रहा है, जो मेरे विचार हैं जो मेरे अंदर हैं, जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो मैं अपने से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो तुम यहाँ पर आके जो भी लहरें हैं उनके थ्रू यहाँ पर तुम पत्थर पे गिरो ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो मुझ तक आ सके, ठीक है। टंग कुड अटर मतलब मेरा जो जुबान है वो नहीं बोल पा रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। सी ओनली द थिंग इज कि उस सिचुएशन में तुम सोचो ना, तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो करीब 15 साल से तुम्हारे साथ है, ठीक है, और उसकी तुम डेथ हो जा रही है। यस समझ में नहीं आया मैडम। बच्चे कैसे नहीं समझ में आ रहा है तुमको? मैं जो बता रही हूँ उसको एक बार सुनने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तुम लोग पता नहीं कहाँ तुम्हारा आधा दिमाग रहता है कि समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जो पोएट है उसकी बहुत एक अच्छे दोस्त से उसकी डेथ हो गई है, तो वो उस दुख को नहीं बोल के बता पा रहे हैं, ये चीज वो बता रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये बताइए। ब्रेक 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 मतलब वो कह रहे हैं जो कोड सी, तुम लोग एक एक लाइन नीचे नहीं जा सकते, यहाँ पर एक रिलेशन होता है हर एक लाइन के बीच, उस रिलेशन को समझो। जो समंदर है उसे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि तुम अपनी वेव जो समंदर है वो इधर आओ, और यहाँ पर कोल्ड ग्रे स्टोन जो यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं बीच पर उन पे आके गिरो, उनको कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। गिरने को, उस गिरने के साउंड को वो कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर आके गिरने के लिए कहा जा रहा है, पोएट जो है वो कह रहे हैं कि जो समंदर की लहरें हैं उन्हें कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर आओ और इस पत्थर पे गिरो, ठीक है।
मैं यहाँ पर आई वुड दैट माई अटर, मतलब वुड जो है वुड यूज करते हैं जब हम कुछ विश करते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू ईट अ चॉकलेट, इस तरह का सेंटेंस सुना ना। आई वुड मतलब मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करना चाहते हैं वो? माई टंग वुड अटर, कुड अटर, मेरा जो जुबान है वो बोल पाए। क्या बोल पाए? माई थॉट्स दैट अराइज इन मी, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो तकलीफ है उनके दोस्त के जाने के बाद, वो तकलीफ वो नहीं बोल पा रहे हैं। जो उनकी तकलीफ है, जो परेशानी है, जो उनके अंदर है, वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें तुम लोग को? एग्जैक्टली बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया, ये तो फिर आपका आधा दिमाग यहाँ पर है ही नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। स्पेसिफिक क्या चीज नहीं समझ में आई वो बताइए। नीचे धर गिरा दिए के बाद चल दे उड़ जे चंद। मैम यही था जो टंग कुड उटर उटर था ना, वही मतलब कंफ्यूजन में था। यस, फर्स्ट थिंग, बार का कीप उठाई। योर माइक म्यूटेड, कीप योर माइक म्यूटेड। ये कोई तरीका नहीं है क्लास करने का। इस तरह से आप क्लास करेंगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। थोड़ा तमीज से क्लास करना सीखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग का बहुत गंदा तरीका है क्लास करने का। हमेशा आपके क्लास में इस तरह होता है, माइक ऑन करके आप लोग इधर से बात करें, उधर से बात करें। किस तरह का क्लास होता है आपका? ऐसे क्लास करते हैं? शांति से एक जगह बैठ के पढ़ो। यहाँ पर आधा दिमाग तुम्हारा उधर रहता है, आधा दिमाग पता नहीं कहाँ पर रहता है। कैसे समझ में आएगा तुम्हें? फिर बोलते हो मैम बार बार समझा दो समझा दो। हाँ छोटू बोलो। यहाँ पर यही समझ में नहीं आ रहा था ना, टंग फुड अटर। मैम इसमें यही बताया गया है ना कि जब पोएट का फ्रेंड जो है वो डेथ कर जाते हैं तो पोएट मतलब उदास रहता है, वो बोल नहीं पाता है। तो पोएट बोलता है हाँ कि समुंदर तू हमको आके पत्थर पे टकरा के तू हमको बताओ हमारे हाँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल यही बता रहा है कि उनकी क्या, समुंदर क्या कहना चाह रहा है। वो उनकी आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि वो उनकी आवाज, अपनी आवाज नहीं निकल रही है, तो वो समुंदर के कह रहे हैं कि तुम आके मुझसे बात करो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। चलिए यहाँ पर और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? चलिए समझ में आ गया सबको। अगर स्पेसिफिकली कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है इधर, ठीक है। क्योंकि एक एक लाइन में अच्छे से समझा रही हूँ। अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं समझ में आए कि टंग को डटर का मतलब क्या हुआ या थॉट अराइज का मतलब क्या हुआ, इस तरह का कुछ स्पेसिफिक नहीं समझ में आए तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगी। मैं 4 बार के 5 बार भी रिपीट करूंगी। लेकिन इस तरह तुम लोग क्लास करते हो कि आधा ध्यान उधर आधा ध्यान इधर, ऐसा क्लास नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं कितना भी बार समझाती रहूं, मैं उर्दू में समझाऊं, हिंदी में समझाऊं, भोजपुरी में समझा दूं, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। एकदम ध्यान दे के सुनिए क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। फिशरमैन्स बॉय मतलब वहां पर जब वो नदी के किनारे बैठे थे, मछुआरे का एक बच्चा था, फिशरमैन का बच्चा था, उसके लिए अच्छा है, ठीक है। वेल मतलब उसके लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? दैट he shouts with his sister at play, मतलब वो खेल रहा है अपनी बहन के साथ और चिल्ला के खेल रहा है, ठीक है। बच्चों को आपने देखा होगा इधर उधर दौड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं पोएट हमारे, नॉट एग्जैक्टली द साउंड, ठीक है। एग्जैक्ट साउंड नहीं है। ब्रेक 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 यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। जो पोएट है वो कह रहे हैं सी को कि तुम यहाँ पर आके गिरो, ठीक है। गिरो गिरो गिरो, यहाँ पर 3 बार ब्रेक 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 लिखने का मतलब है यस, ऑन द स्टोन, तुम आके गिरो, ठीक है। तो ऑन हिज बॉय मतलब यहाँ पर जो फिशरमैन का लड़का है उसके लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? कि वो यहाँ पर चिल्ला कर खेल पा रहा है अपनी बहन के साथ, ठीक है। वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, और कैसे खेल रहा है? शाउट करके खेल रहा है, ठीक है। तो ये उसके लिए अच्छा कह रहा है पोएट, ठीक है। क्यों अच्छा कह रहा है वो मैं बताऊंगी जब बाकी की 3 लाइन समझा दूंगी, ठीक है। तो पोएट जो यहाँ पर है बाकी की 3 लाइनों में क्या लिख रहा है? ओ वेल फॉर द सेरर लार्ड। लार्ड जो है वो किसको कहा जाता है? लार्ड कहा जाता है जो लड़के होते हैं, ठीक है, यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर्स जैसे हम लोग आजकल की लाइफ में बोलते हैं। तो पुराने जमाने में जो हमारे यंग बच्चे होते थे, टीनेजर्स जो होते थे,
लड़के, उनको हम लोग लाड कहते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो लाड कहते थे किनको, टीनेजर बॉयज को। ठीक है, जिनकी उम्र 11 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच रहती थी, या उससे भी छोटे भी अगर रहते थे उन्हें 20 ईयर्स तक उन्हें लाड कहा जाता था। लाड मतलब यंग बॉयज। ठीक है, तो उसके लिए भी अच्छा है, वो एक सेलर है, वो लड़का जो है वो एक सेलर है, यानी कि वो बोट पे सेल कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखती हूँ। तो सेलर है यानी कि वो बोट पे सेल कर रहा है, अपनी नाव जो है वो बे के पास यानी कि बहुत गहरे पानी में नहीं, उसने पानी में उतारी हुई है अपनी नाव, लेकिन बहुत गहरे पानी में वो नहीं गया, मतलब सी के पूरा अंदर तक नहीं गया है, वो कहीं आसपास किनारे के ही घूम रहा है और वो गा रहा है। ठीक है, ही इज सिंगिंग इन हिज बोट ऑन दी बे। बे मतलब आसपास नहीं, ठीक है, किनारे के आसपास नहीं, बहुत दूर नहीं, बहुत अंदर गहराई में नहीं। लार्ड मीन्स जो यंग बच्चे होते हैं। सी दिस इज व्हाई आई गेट एंग्री। जब एक बार समझा दिया गया है ना तो उस टाइम आप फिर सुनते नहीं हो, फिर सेम क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे। लार्ड कहते हैं जो यंग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम की होती है, लड़के, उनको पुराने इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में लार्ड कहा जाता था। ठीक है, जो यंग 20 साल की एज से कम के बच्चे होते थे उनको लार्ड कहा जाता था। ठीक है, और वो सेलर है यानी कि उसके पास बोट है, वो सेल करता है और सेल करते करते वो सिंग कर रहा है। ठीक है, बे के पास का, बे का मतलब होता है, अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज डू नॉट रिपीट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बे का मतलब होता है समुंदर के या कोई भी वाटर बॉडी के पास में। ठीक है, समंदर है या ओशियन है उसके एकदम पास नहीं है, किनारे के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इतना दूर नहीं कि आपको एकदम छोटा सा मतलब एक पॉइंटेड चीज दिख रहा है, बस वो समंदर के आसपास ही घूम रहा है, बस इस तरह राउंड लगा के बस आसपास ही कहीं घूम रहा है, गहरे पानी में नहीं जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर इन जो लाइन, ये जो भी पैराग्राफ है, इनमें जो पोएट है वो फिशरमैन के लड़के के लिए कह रहा है कि अच्छा है कि वो, बच्चे माइक म्यूट रखिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करिए। बच्चे के लिए कह रहा है कि अच्छा है कि वो अपने बहन के साथ खेलते खेलते चिल्ला रहा है, और सेलर के लिए अच्छा कह रहा है कि वो अपनी नाव को घुमाते घुमाते सिंग कर रहा है, गाना गा रहा है। ठीक है, यस, हर बार तुम लोग का माइक अनम्यूट कैसे हो जाता है अचानक से? मतलब ऐसा तो नहीं है कि जादू है कुछ, अपने आप अनम्यूट हो जा रहे हो तुम लोग? कैसे म्यूट हो जाता है? जब बोली, बार बार बोला गया है कि जब समझाती हूँ अनम्यूट नहीं रखिए, क्वेश्चन होगा हैंड रेज करिए। फिर अनम्यूट हो गया किसी का माइक। यस, तो यहाँ पर फिशरमैन के बॉय के लिए यानी उसके लड़के के लिए अच्छा है, जो सेलर है उस बच्चे के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो लोग अपनी जो आवाज है वो निकाल पा रहे हैं, यानी कि जो सेलर का बच्चा है, सॉरी जो फिशरमैन का बच्चा है वो चिल्ला पा रहा है, जो सेलर है, सेलर लार्ड है, वो सिंग कर पा रहा है, गा पा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर जो पोएट है वो जेलस है कि वो अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि वो कुछ भी अपना तकलीफ जो है वो बोल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये लोग खुश हैं। पहली बात तो जो बच्चा है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है तो खुश है, जो सेलर है वो ऑब्वियसली खुश है इसीलिए गाना गा रहा है। तो दोनों तो पहली बात खुश हैं, उनकी खुशी से हमारे जो पोएट है वो उनको जलन हो रही है क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है खुश होने का। दूसरी बात, वो दोनों अपनी जो खुशी है वो बोल के बता पा रहे हैं, चिल्ला के या गाकर बता पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो पोएट है वो अपना दुख नहीं बता पा रहा है बोलकर। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है इन दोनों पैराग्राफ में। ठीक है, कि यहाँ पर जो है उन लोगों के लिए अच्छा है, मतलब पोएट जो है वो कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए अच्छा है कि वो बोल पा रहे हैं, वो अपनी खुशी जो है वो चिल्ला कर या गाना गाकर बता पा रहे हैं, लेकिन वो अपना जो दुख है, पोएट जो है अल्फ्रेड अपना दुख नहीं बता पा रहे हैं किसी भी तरह। ठीक है, वो अपना दुख बोलकर नहीं बता रहे हैं, इसीलिए वो जलन, उनके अंदर ये जलन है कि वो अपना दुख नहीं बता पा रहे हैं, और दूसरा इस चीज के लिए क्योंकि वो दुखी हैं और ये लोग खुश हैं। ठीक है,
एनी डाउट इन दिस? सेकेंड पैसेज में किसी को कोई डाउट? हाँ बच्चे बोलो। मैम दैट ही shoots with his sister at play, इसमें ना समझा जी, इसमें नहीं समझा। shoots मींस क्या होता है? शाउट 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 चिल्लाना, शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, वो खेल रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, शाउट। और किसको कोई डाउट? यस रोहित बोलो। रोहित रोल नंबर 10। एक बार में एक ही बच्चा बोलिए। वेल फॉर द, वो वाला लाइन समझा दीजिए मैम। कौन सा, पहला वाला कि ये वाला? वेल फॉर द फिशरमैन या वेल फॉर द सेलर बॉय? यस मैम, ये वाला सेलर लेड। वेल फॉर द सेलर लार्ड मतलब उसके लिए अच्छा है। वेल फॉर द फिशरमैन बॉय मतलब क्या बताया था कि फिशरमैन बॉय के लिए ये अच्छा है। क्या अच्छा है? कि वो अपना चिल्ला कर यहाँ पर अपनी बात बोल पा रहा है। ठीक है, वो अपना जो बहन के साथ खेल रहा है तो वो चिल्ला भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर लार्ड के लिए क्या चीज अच्छी है? उसके लिए ये चीज अच्छी है कि वो खुश है कि वो अपना काम कर रहा है, या उसका दिन भर का काम खत्म हो गया होगा तो वो अब आराम कर रहा है, तो वो खुश है कि गाना गा रहा है। ठीक है, वो खुश होके गाना गा रहा है, किसी भी रीजन से वो खुश है और वो खुश होके गाना गा रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर उसके लिए अच्छा है कि वो गाना गा पा रहा है या खुश होकर गाना गा रहा है। वेल फॉर का मतलब कि वो लोग के लिए अच्छा है, ये लिखना चाह रहा है। फिशरमैन बॉय के लिए अच्छा है कि वो अपनी बहन के साथ चिल्ला चिल्ला के खेल पा रहा है। यहाँ पर वेल फॉर द सेलर लार्ड का मतलब उसके लिए अच्छा है कि वो यहाँ पर गाना गा पा रहा है। ठीक है, यस हिमांशु आपको क्या डाउट है? मैम ये बोट ऑन द वे, बे का बोट ऑन ऑन द बे वे। का मतलब से यस, बे का मतलब होता है कि व्हेन यू आर कीपिंग द बोट और वट एवर, जब आप किनारे के एकदम पास में ही रहते हैं। ठीक है, किनारे के बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं तो उस टाइम कहा जाता है कि आप बे में हैं। ठीक है, बे जो होता है बेसिकली आपका, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल उस एरिया को कहते हैं जो किनारे के थोड़ा पास है। उसके आगे से समंदर भी है, ठीक है, बहुत गहराई में पानी भी है, लेकिन जो किनारे के पास आस पास है, ठीक है, उस एरिया को बे कहते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन तो लेट मी मैम जस्ट मैम यस हेलो बोलिए मैम, व्हाट बच्चे। इज द मीनिंग ऑफ सेलर? मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर? सेलर जो सेल करता है बोट पर, या फिर जो शिप पे सेल करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, नाव चलाते हैं या शिप पे काम करते हैं किसी भी तरह का। ठीक है, शिप में बहुत सारी इंजन वर्किंग होती हैं, छोटी मोटी चीजें करनी होती हैं, तो उन सभी को सेलर कहा जाता है। नाविक ना मैम? एक तरह से कह सकते हो, नाविक मतलब जो नाव चलाता है। ठीक है, सेलर मतलब जो नाव में चलाता है या जो शिप पे उसको चलाने का कोई काम करता है, तो उन सभी को सेलर कहते हैं। ओके। यस, आई डोंट बिलीव सी एनी मोर क्वेश्चन लेफ्ट। यस रोशन, क्या क्वेश्चन है बच्चे? मैम वही था मैम, पूछ लिया। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये दोनों पार्ट जो है ये आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट इस पार्ट को एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस क्लास हियर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अटेंडेंस मैंने ले लिया है।